दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। इसमें हम मानव के उद्भव और विकास, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन, विशेषताएं, प्रमुख स्थल और उनकी वर्तमान अवस्थिति तथा प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहले इसमें हम मानव के उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे कि मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ है और इसका विकास किस तरह से हुआ है। दोस्तों आप जान लीजिए कि पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष मानी गई है। पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष मानी गई है और इसकी परत के विकास की 4 अवस्थाओं में चौथी अवस्था चातुर्थिकी, जिसको इंग्लिश में क्वाटरनरी कहा जाता है, इसके 2 भाग अत्यंत नूतन युग यानी प्लीस्टोसीन एपोच और अद्यतन युग यानी होलोसीन एपोच हैं। तो याद रखिएगा पृथ्वी की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। इसकी परत के विकास की 4 अवस्थाओं में जो चातुर्थिकी या क्वाटरनरी है, इसके 2 भाग अत्यंत नूतन युग यानी प्लीस्टोसीन और अद्यतन युग होलोसीन एपोच हैं। और अगर आप देखेंगे पृथ्वी पर जीवन तत्व सहित अधिकांश की उत्पत्ति अंतिम 60 करोड़ वर्षों में हुई है, जबकि मानव का उद्भव 15 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीकी महाद्वीप में प्लीस्टोसीन एपोच यानी आज से लगभग 20 लाख वर्ष से लगभग 11,700 वर्ष पूर्व तक में हुआ है। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर जीवन तत्व की जो उत्पत्ति है वो अंतिम 60 करोड़ वर्षों में हुई है और उसमें से भी मानव का उद्भव 15 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीकी महाद्वीप में प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। भारत में पाषाण युग के उपकरणों के साथ कोई मानवीय जीवाश्म नहीं मिला है, लेकिन इन उपकरणों की प्राचीनता की सूचना अवश्य मिलती है। शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न स्तरों से प्राप्त पाषाण उपकरण 12 लाख से 20 लाख वर्ष तक प्राचीन हैं और महाराष्ट्र के पुणे जिले के बोरी नामक स्थान से प्राप्त पाषाण उपकरण लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं। याद रखिएगा बोरी स्थल है महाराष्ट्र के पुणे जिले में और यहाँ से जो पाषाण उपकरण यानी पत्थर के उपकरण या हथियार प्राप्त हुए हैं वो लगभग 14 लाख वर्ष पुराने हैं। भारत में मानव के सबसे पुराने जीवाश्म की खोज नर्मदा घाटी के नर्मदापुरम स्थित हथनौरा से 1982 में भूविज्ञानी अरुण सोनकिया के सोनकिया ने किया था और यह यानी नर्मदा मानव प्राचीन जीवाश्म एक युवती का है जो होमो इरेक्टस से संबंधित है। तो भारत में मानव के सबसे पुराने जीवाश्म नर्मदापुरम के, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान पर भूविज्ञानी अरुण सोनकिया ने 1982 में किया था। 1859 में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से समस्त जीवधारियों की दैवीय उत्पत्ति के बजाय विकासवाद यानी इवोल्यूशनलिज्म की धारणा को बल मिला था। चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ था। 1871 में प्रकाशित अपनी दूसरी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन द रिलेशन टू सेक्स में डार्विन ने ये बताने की कोशिश की कि केवल वानर विशेषकर कपि ही मानव के पूर्वज हो सकते हैं। मानव का विकास जिस कपि वर्ग से हुआ है उनमें से एक समूह जिसे रामापिथेकस नाम दिया गया है, ये भूमध्य रेखी वनों से बाहर निकल आया और इसके अवशेष जी एडवर्ड लुईस को शिवालिक क्षेत्र से प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे शिवपिथेकस भी कहा गया है। लेकिन इसे मानव का प्रथम पूर्वज नहीं माना जाता क्योंकि इसने स्वयं को धरती के अनुकूल बनाने के बजाय वृक्षों को अपना आश्रय बनाया था।
अब आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, जिसको अफ्रीकन मानव भी कहा जाता है। तो यहाँ ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी अफ्रीकन मानव को मानव का प्रथम पूर्वज माना जाता है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले स्वयं को धरती पर विचरण के अनुकूल बनाया। और विश्व में मानव के खोजे गए अवशेषों में सबसे प्राचीन अवशेष ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हैं। इसके अवशेष सबसे पहले रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त किए थे। तो याद रखिएगा, मानव का प्रथम पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी अफ्रीकन मानव को माना जा सकता है। इसके अलावा होमो इरेक्टस, जिसको पिथेंकेथ्रोपस कहा जाता है, ये पहला मानव था जो सीधा खड़ा होकर चलता था। पिथेंकेथ्रोपस ये पहला मानव था जिसको होमो इरेक्टस भी कहा जाता है, ये खड़ा होकर चलता था। और इसके अवशेष सबसे पहले यूजीन डुब्बा ने इंडोनेशिया के जावा नदी के क्षेत्र से प्राप्त किए थे, इसलिए इसे जावा मानव कहा जाता है। तो जावा मानव होमो इरेक्टस था जो सबसे पहले खड़ा होकर चला था। इसके अलावा होमो इरेक्टस से मिलती जुलती प्रजाति को सिनेंथ्रोपस कहा जाता है। इसकी खोज बिगलर बोलिस ने पीकिंग यानी वर्तमान बीजिंग के निकट की थी, और इसीलिए इस प्रजाति यानी सिनेंथ्रोपस को पीकिंग मानव भी कहा जाता है। नियंडरथल मानव ये पहली मानव प्रजाति थी जिसके अवशेष ध्रुवीय क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, और इसकी खोज चार्ल्स डार्विन ने जर्मनी की नियंडर घाटी क्षेत्र से की थी, इसलिए इसको नियंडरथल मानव कहा जाता है। होमो इरेक्टस की एक शाखा नियंडरथल मानव तक जाकर समाप्त हो जाती है, और इसकी दूसरी शाखा क्रो-मैग्नन मानव, जिसकी खोज लुई लार्टेट ने फ्रांस में की थी, वहां से होते हुए वर्तमान मानव तक पहुंचती है। 1778 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा था। तो ये था प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मानव के उद्भव और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए प्रागैतिहासिक काल के बारे में, काल विभाजन, नामकरण और विशेषताओं को जानते हैं। देखिए, विश्व में प्रथम बार मानव द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों के आधार पर मानव के विकास क्रम को डेनमार्क के कोपेनहेगन स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष C.J. टॉमसन ने 3 भागों में विभाजित किया है: पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। और ये विभाजन मानव के विकास क्रम को जो है, ये देखिए, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में किया गया है, और ये मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरणों के आधार पर है। सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान जान लुब्बाक ने पाषाण काल को 2 भागों, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया था, और पहली बार 1887 में पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमणकालीन अवस्था यानी मध्य पाषाण काल से संबंधित उपकरणों की फ्रांस में खोज के बाद पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये विभाजन सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान जान लुब्बाक के द्वारा पाषाण काल के विभाजन से संबंधित है। एक और भूविज्ञानी और पुरातत्ववेत्ता हैं, आप सभी जानते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्रिटिश सेना में इंजीनियर रहे अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो 2 विद्वान हैं, एक भूविज्ञानी और पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूस फूटे, इनको भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है, और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। यहाँ पर आइए, भारत में पाषाण युगीन संस्कृतियों के जो रेखा चित्र है उसको समझते हैं, जो कि 10 लाख से 1,1000 ईसा पूर्व तक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को मोटे तौर पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया जाता है, आप जानते हैं। और पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं, जो 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का है। संपूर्ण पूरा पाषाण काल हिमयुग के अंतर्गत व्यतीत हुआ है, और इस दौरान मानव शिकारी और खाद्य संग्रहकर्ता के रूप में दिखाई देता है।
पूरा पाषाण काल का मानव शिकारी और खाद्य संग्रह करता है और पाषाण उपकरणों की भिन्नता के आधार पर इस कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। तो पूरा पाषाण काल ये निम्न पूरा पाषाण काल है जिसको कोर संस्कृति कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक या ब्लेड संस्कृति, फलक संस्कृति कहा गया है और उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति कहा गया है। अब आइए निम्न पूरा पाषाण काल जो 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक का है इसके बारे में जानते हैं। निम्न या पूरा पाषाण काल जो है ये क्रोड उपकरण संस्कृति है। इस कालखंड को पाषाण उपकरणों की भिन्नता के आधार पर 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें देखिए निम्न पूरा पाषाण काल उत्तर भारत में यहाँ पर चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति थी और दक्षिण भारत में हैंड एक्स संस्कृति अथवा मद्रासी संस्कृति थी। जो उत्तर भारत की चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति थी तो इसके साक्ष्य सबसे पहले जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहने वाली सिंधु की सहायक नदी सोहन नदी घाटी से इन उपकरणों की खोज हुई है, याद रखिएगा। सबसे पहले 1928 में D.N. वाडिया और 1935 में D. टेरा और पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन नदी घाटी क्षेत्र में अनुसंधान किए और पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे। और चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के प्रमुख स्थलों में मलकपुर, चौतरा, चौमुख, कलार, चिरकी पहलागाम, बेलन घाटी, भीमबेटका, आदमगढ़ और नागौर इत्यादि हैं। और जो प्रमुख उपकरणों की प्राप्ति हुई है इसमें क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित चॉपर जो एक मुखी खंडक है, चॉपिंग द्विमुखी खंडक, पेबुल यानी बटिकास्म और हस्त कुठार आदि हैं जो कि चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और हैंड एक्स संस्कृति, इसको देखिए कुठार संस्कृति है, ये दक्षिण भारतीय संस्कृति का जो है उसके बारे में बताती है। सबसे पहले ये उपकरण मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई के पास से प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसको मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। ये स्थन कोर्तलयार नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूटे के द्वारा 1863 में पल्लवरम जो कि चेन्नई के निकट स्थित है यहाँ से क्लीवर उपकरण की खोज की गई। कालांतर में रॉबर्ट ब्रूस फूटे के मित्र और सहयोगी एल किंग ने अतिरप्पकम से हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की और बाद में मदुरई से क्लीवर यानी बिदाड़ी और हैंड एक्स की खोज की गई। हाथ की कुल्हाड़ी की अधिकता के कारण इस संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति का नाम दिया गया। और मदुरई के हैंड एक्स अबेबिलियन परंपरा के हैं जबकि अतिरम्पकम के हैंड एक्स अश्यूलियन परंपरा के हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप मद्रास संस्कृति के प्रमुख स्थलों में देखेंगे तो अतिरप्पकम, मदुरई, पल्लवरम, कुर्नूल, चित्तूर, प्रकाशम, नागार्जुनकोंडा, नलकोंडा और नेल्लूर आदि हैं। और यहाँ से जो प्रमुख उपकरण प्राप्त हुए हैं इसमें क्वार्टजाइट निर्मित क्लीवर यानी बिदाड़ी और हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी के किनारे स्थित चौतरा नामक स्थल को उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों का मिलन स्थल माना जाता है। ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस स्थल से दोनों संस्कृतियों के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्न पूरा पाषाण काल के बाद आइए मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं जो कि 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस कालखंड के उपकरण प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषताओं में सल्क निर्मित औजार उद्योग है। फलक निर्मित ये उपकरण कंकड़ों अथवा बटिकाश्मों से प्राप्त किए गए थे। फलकों की अधिकता के कारण इस कालखंड को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति कहा गया है। मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में नेवासा, सिंहभूम, पलामू, बेलन घाटी, भीमबेटका, समनापुर और सिहावल इत्यादि हैं। जो प्रमुख उपकरण मध्यपुरा पाषाण काल के हैं उसमें खुरचनी, बेधक, बेधनी, तक्षड़ी, छुरिकाएं यानी चाकू, हस्त कुठार और विदारड़ी इत्यादि हैं।
तीसरा है उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल, जिसका समय काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस युग का प्रमुख प्रौद्योगिकी नवाचार ध्यानपूर्वक तैयार किए गए क्रोड के समानांतर एक पक्षी फलक यानी पैरेलल साइड ब्लेड बनाने का तरीका था। यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से आप देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल के मानव विकास, तकनीक, प्रमुख उपकरण और कला के बारे में। तो तकनीक जो है ये अप्रत्यक्ष संघात विधि की तकनीक थी। होमोसेपियंस या प्रज्ञ मानव का विकास उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है और इसके मुख्य उपकरण ब्लेड थे। कला में भीमबेटका के शैलचित्र और पटड़े से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडकवकों पर रेखांकन और सीपी के जो मनके मिले हैं वो उच्च पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोहंदा नाला से प्राप्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति जो है ये उच्च पुरापाषाण काल की प्रमुख कलाकृति मानी जाती है। ब्लेड जो है इस कालखंड का प्रमुख पाषाण उपकरण है, इसलिए इस कालखंड की संस्कृति को ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। प्रमुख स्थानों में बेलन घाटी, सोन नदी घाटी, सिंहभूम, बूढ़ा पुष्कर, विसदी, शोरापुर, रेणिंगुटा, कुरनूल गुफाएं, पटड़े, भीमबेटका, इनाम गांव, बाघोर इत्यादि स्थल उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। और प्रमुख स्थलों में आप प्रमुख उपकरणों में वेधक, बेधनी, खुरचनी, तक्षणी, विदाड़ी आदि पूर्वकालीन उपकरण प्रचलित थे, लेकिन इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा हो गया था, इसलिए इस कालखंड में तक्षणी और खुरचनी की संख्या में वृद्धि पाई गई। कुछ विशिष्ट उपकरण भी इस काल में पाए गए। इसमें हड्डी के उपकरणों का निर्माण किया गया, जैसे भाला और सूया, और आंध्र प्रदेश के बेतम चरला से अस्थि निर्मित अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेलन नदी घाटी क्षेत्र में लोहंदा नाला से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिसे कुछ विद्वान हारपून मानते हैं। कलात्मक अभिरुचि की बात की जाए तो इस काल के मानव द्वारा की गई चित्रकारी के सबसे पुराने साक्ष्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं, जिसकी खोज 1957 में V.S. वाकड़कर ने की थी। महाराष्ट्र में पटड़े नामक स्थान से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे के कवचों पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई हैं, जो चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। रामशरण शर्मा की पुस्तक है प्राचीन भारत NCERT की, उसके अनुसार पुरापाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य था। वहीं उपिंदर सिंह की पुस्तक प्राचीन भारत और मध्य भारत के इतिहास में पुरापाषाण काल 2 लाख ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण विभाजन मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं, जिसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है, जो 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक है। देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1967-68 में हुई, जब आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैलचित्र यानी रॉक पेंटिंग की खोज की थी। मध्य पाषाण काल के बारे में जानिए। देखिए, मध्य पाषाण काल की खोज जो है 1867 में हुई थी। विंध्य क्षेत्र में इसका खोज हुआ, खोजकर्ता C.L. कार्लाइल थे। और मध्य पाषाण काल के प्रमुख उपकरण माइक्रोलिथ थे और तकनीकी प्रक्षेपास्त्र यानी तीर धनुष की तकनीकी से मध्य पाषाण काल का मानव जो है वो भिज्ञ हो चुका था, यानी उसको जानकारी हो गई थी। अन्य नामों में अनुपुरापाषाण काल, आद्य नवपाषाण काल और संक्रमण काल है। प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी में तीर धनुष का आविष्कार इसी काल में हुआ। लकड़ी की डोंगी यानी नाव का निर्माण भी मध्य पाषाणिक लोगों ने किया। मानव अस्थिपंजर की सबसे पहले प्राप्ति मध्य पाषाण काल से शुरू होती है और शवों को दफनाने और कब्र निर्माण की प्रथा की शुरुआत भी इसी समय से मानी जाती है। और इसी काल में मध्य पाषाण काल में ही मानव द्वारा सबसे पहले पशुपालन का कार्य शुरू हुआ था। इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो लघु या सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग 1867 में C.L. कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र से इन उपकरणों की प्राप्ति हुई। ये उपकरण चर्ट, कैल्सिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन आदि पत्थरों के बने हुए थे और इन उपकरणों की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर है। छोटे उपकरणों में बेधनी, खुरचनी, तक्षणी, आरी आदि हैं। नवीन उपकरणों में अर्धचंद्राकार हंसिया, जिसको लूनेट कहा गया है, समलंब और तिकोना, बाड़ाग्र इत्यादि इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य पाषाण काल जिसके बारे में हम जान रहे हैं ये 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व का है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल आप जान लीजिए। मध्य पाषाण काल जो है ये आविष्कारों की दृष्टि से कुछ नवीन आविष्कारों को अपने आप में लिया हुए है और इसके प्रमुख स्थलों में बागोर, तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे बागोर स्थल स्थित है। बीएन मिश्र और एलएस लेंसिक जर्मनी ने इस स्थल की खोज की और बीएन मिश्र के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ था। ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। बागोर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये भारत में मानव कंकाल यानी यहाँ से 4 मानव कंकाल प्राप्त होने का मध्य पाषाणीय उदाहरण है। तो पशुपालन के साक्ष्य और मानव कंकाल की प्राप्ति ये बागोर से हुई है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के तट पर स्थित है। मध्य पाषाण काल दूसरा प्रमुख स्थल आदमगढ़ है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में है। इसकी खुदाई 1964 में आरवी जोशी और एमडी खरे के निर्देशन में कराई गई थी। महदहा तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिले में स्थित है। यहाँ से हड्डी और सींग के उपकरण, आभूषण, बूचड़खाना, गर्त चूल्हे और स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ आभूषणों से युक्त कब्रें प्राप्त हुई हैं। सराय नाहर राय तो ये वो स्थल है जिसकी खोज केसी ओझा ने 1968 में की थी। ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से 11 समाधान, 8 गर्त चूल्हे और स्तंभ गर्तों के साक्ष्य मिले हैं। एक समाधि में 4 शव एक साथ दफनाए गए हैं। शवों के सिर पश्चिम और पूर्व दिशा में हैं। दमदमा तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से सर्वाधिक 41 मानव समाधान, 5 युगल समाधान और एक कब्र में 3 शव दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त पशुओं की हड्डियों का अध्ययन पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर ने किया था। लंघनाज स्थल के बारे में जानते हैं तो गुजरात का ये स्थल है लंघनाज। इसकी खोज 1941 में हुई। इसका उत्खनन एच.डी. सांकलिया, बी. सुब्बाराव और के.यू.आर. कैनेडी ने कराया था। मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ मानव कंकाल यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा प्रयागराज में बेलन घाटी के चौपानी मांडो से रस्सी छाप वाले हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1967 में वी.डी. मिश्र यानी विद्याधर मिश्र ने की थी। तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में टेरीपुरा स्थल जो कि बलुआ टीला है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की थी। अब आइए नियोलिथिक एज जो कि नवपाषाण काल है, इसके बारे में जानते हैं प्रमुख तथ्यों को। इसका काल 7000 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। नियोलिथिक या नवपाषाण काल का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुब्बाक द्वारा 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया गया था। नवपुरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उसमें देखिए सामूहिक पशुपालन, राख के टीले और पुरा पाषाण काल। इसके अलावा उपकरणों में पालिशदार हत्थेदार कुल्हाड़ी मिली है नवपुरा पाषाण काल के हथियारों में, और मृदभांडों में चाक निर्मित और हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। और उपकरणों में देखिए क्या क्या हत्थेदार कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया है, पालिशदार और हत्थेदार कुल्हाड़ी। इसके प्राचीनतम साक्ष्यों में चावल जो कि लहुरा देव से और गेहूं की खोज मेहरगढ़ से हुई है। और आप जान लीजिए इस कालखंड में कृषि और व्यापक पैमाने पर पशुपालन का कार्य शुरू होने से मानव जीवन में अस्थायित्व और व्यापक परिवर्तन आने के आधार पर गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण काल की क्रांति कहा है। विश्व के अन्य भागों में नवपाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से मानी गई है, जबकि भारत के लिए ये तिथि 7000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। एनसीईआरटी और डी.एन. झा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के अनुसार विंध्य क्षेत्र में नवपाषाण काल के प्रारंभ की तिथि 5000 ईसा पूर्व है। तो ये नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पर माना गया है, और 7000 ईसा पूर्व की इस बस्ती से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ के और भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा कृषि और पशुपालन।
कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास का समय काल है। वर्तमान में 9000 ईसा पूर्व के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव को भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल माना गया है। ये नवीनतम शोध के अनुसार अब संत कबीर नगर का लहुरा देव हो गया है, मेहरगढ़ अब उससे पुराना हो गया है, मतलब मेहरगढ़ से भी पुराने स्थल पर लहुरा देव हो गया है कृषि के साक्ष्य वाला। नवपाषाण काल की विशेषताओं में देखिए, कृषि की शुरुआत हुई, सामूहिक पशुपालन की शुरुआत, मृद भांडों में चाक निर्मित मृद भांडों का प्रयोग और पहिए का आविष्कार, ये नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। स्थिर और ग्राम्य जीवन का विकास हुआ कृषि और पशुपालन के साथ, और मानव उपभोक्ता से अब उत्पादक बन गया था। नवपाषाणिक प्रमुख उपकरणों में पालिशदार उपकरण, हत्थेदार कुल्हाड़ी, फावड़ा और खुरपी जैसे कृषि उपकरण और ट्रैप पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। प्रमुख नवपाषाणिक स्थलों के बारे में जानते हैं। तो ये है बुर्ज होम यानी भुर्ज वृक्ष का स्थान। डी टेरा और पीटरसन द्वारा 1935 में इसकी खोज की गई। कश्मीर में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 16 गर्त आवास मिले हैं और यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम कश्मीर से। गुफ कराल, इसका अर्थ कुम्हार की गुफा होती है, और कश्मीर स्थित इस स्थान की खोज 1961-62 में हुई। यहाँ से गर्त आवास, चाक निर्मित मृद भांड, अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कोल्डीहवा अर्थ धान का कटोरा इसका होता है। प्रयागराज में बेलन नदी के किनारे इस स्थल की खोज बीबी मिश्रा के द्वारा की गई और यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य और कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। महगढ़ा, इसकी खोज 1975 से 79 के मध्य हुई। यहाँ से पशुबाड़े का साक्ष्य मिला है। महगढ़ा और कोल्डीहवा को देश के प्राचीनतम ग्राम की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, कोल्डीहवा जो कि प्रयागराज में बेलन नदी घाटी में है, और महागढ़ा ये प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से पशुबाड़े का साक्ष्य मिला है। महगढ़ा और कोल्डीहवा को देश के प्राचीनतम ग्रामों की संज्ञा दी गई है। चिरांद, तो चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में है। इस स्थल से सबसे पहले पाषाण काल में व्यापक पैमाने पर अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं और यहाँ से चूल्हों के समूह यानी सार्वजनिक भोजनालय और अग्निकांड का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ आप जानते हैं पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के तट पर ये स्थल है और 1974 से 86 के मध्य जे फ्रांसोया जेरिच के नेतृत्व में फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन ने इसकी खोज की और यहाँ से कपास और हंसिया के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसके अलावा दक्षिण भारत में संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूर जैसे स्थलों से राख के टीले मिले हैं, जहाँ से सामूहिक पशुपालन का प्रमाण प्राप्त होता है। पूर्वोत्तर भारत में नवपाषाणिक जो उपकरण है इनकी खोज जॉन लुब्बाक ने 1867 में ब्रह्मपुत्र घाटी में किया था। उत्तरी सुमात्रा में हुआ तोबा ज्वालामुखी विस्फोट। राख जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोन घाटी में प्राप्त हुए। सोन नदी का प्राचीनतम नवीनतम जमाव जो है सिहावल, खुंतेली, पटपरा, बाघोर और खेतैनी जमाव है। तो इस पर भी प्रश्न आता है। सोन नदी घाटी के प्राचीनतम से नवीनतम जमाव का क्रम है। सबसे पहले सिहावल, फिर खुंतेली, पटपरा, बाघोर और खेतौनी जमाव। तो इसमें हमने देखिए प्रागैतिहासिक काल के, पाषाण काल के अंतर्गत पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जाना। अब आइए एक स्पेशल टॉपिक प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1867-68 में पुराविद आर्कीबोल्ड ने मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों पर स्थित गुफाओं से की थी और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में विद्याधर श्रीधर वाकड़कर, वी.एस. वाकड़कर, विद्याधर श्रीधर वाकड़कर, ये पाषाण कला के पिता की संज्ञा से विभूषित हैं, इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका है, वहाँ पे प्राचीनतम शैल चित्र जो मानव द्वारा निर्मित हैं। इन गुफाओं की खोज 1957 में बी.एस. वाकड़कर, जिनका पूरा नाम
विद्याधर श्रीधर वाकड़कर है, इनके द्वारा की गई और ये भारत में पाषाण काल के पिता कहे जाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आइए देखते हैं प्राचीनतम शैल चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रकला में प्राचीनतम शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं और इसका समय 1867 से 68 ईस्वी है। इसकी खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया था और प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो स्थान है वो कैमूर की पहाड़ियाँ मिर्जापुर में भी है। देखिए, भीमबेटका में 700 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें से अधिकांश गुफाएं चित्रित हैं। भीमबेटका में चित्रों का निर्माण उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ, जबकि सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। भीमबेटका की गुफाओं से गणेश के प्राचीनतम चित्रांकन के साथ ही कुषाण और गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख भी मिलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज G.R. हंटर द्वारा की गई। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के शैल चित्रों की खोज W. हंटर द्वारा और आदमगढ़ मध्य प्रदेश के शैल चित्रों की खोज मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। प्रागैतिहासिक चित्र सर्वाधिक आखेट यानी शिकार से संबंधित हैं, क्योंकि उस समय मानव गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है आखेट था। अब आइए लास्ट में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा थी। ऐसे तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण के उपकरण थे, लेकिन सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाई गई वो तांबा यानी कॉपर थी। इस कालखंड में पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों की प्राप्ति के कारण इसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति यानी चैल्कोलिथिक नाम दिया गया है। तकनीकी दृष्टि से ताम्र पाषाणिक संस्कृति पहले की है, जबकि कांस्य युगीन संस्कृति बाद की है। लेकिन कालक्रम की दृष्टि से हड़प्पा की कांस्य सभ्यता पहले आती है, उसके बाद अधिकांश ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। भारत में ताम्र पाषाणिक बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में आइए जानते हैं। आहाड़ संस्कृति, ये लगभग 2100 से 1500 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति 2450 से 1700 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा पूर्व। सावलदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व और रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का कालक्रम है। भारत में सबसे पहले 1822 में कानपुर के बिठूर नामक स्थान से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले 1822 में कानपुर का बिठूर, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित स्थल है, यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से सबसे बड़ी ताम्र निधि 1870 में प्राप्त हुई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ताम्र पाषाणिक स्थल आहाड़ और गिलुंद बनास घाटी में स्थित हैं, इसलिए इनको बनास संस्कृति कहा जाता है। बनास संस्कृति का मुख्य स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। यहाँ पर आहाड़ और गिलुंद स्थल हैं। आहाड़ का प्राचीनतम नाम तांबवती यानी तांबे वाली जगह है। इसका उत्खनन 1961-62 में HD सांकलिया ने कराया था और यहाँ के मकान पत्थर की दीवार से घिरे मिले हैं। नौदा टोली स्थल आप जान लीजिए, ये इंदौर के निकट है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक बस्तियों में एक है। इसका उत्खनन भी HD सांकलिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस और घास फूस के चौकोर और वृत्ताकार घर प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, इसको जोरवे संस्कृति कहा जाता है और जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन कायथा संस्कृति के मृत भांडों पर प्राक हड़प्पाई और हड़प्पाई प्रभाव दिखता है और इनाम गांव और एरण से किला बंद बस्ती और उसके चारों ओर खाई खुदे होने का प्रमाण मिला है। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। चंदौली और नेवासा की कुछ कब्रों में दफनाए गए बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार, तो कुछ कब्रों में बच्चों के साथ कुछ बर्तन मिले हैं। जोरवे संस्कृति, ये आप जान लीजिए, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित है। यहाँ का स्थल है नेवासा। यहाँ से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। स्वर्णाभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं। सबसे पहले ताम्र पाषाणिक लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे, याद रखिएगा।
पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव और मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की ताम्रपाषाणिक बस्तियां ये किलेबंद हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दक्षिण भारत के ताम्रपाषाणिक स्थलों से कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का प्रमाण अधिक मिला है और यहाँ से भस्म टीले यानी राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। राख के टीले संगनकल्लू से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में सामान्य रूप से मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था, जबकि दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम दिशा में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था। उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र को ताम्रपाषाणिक संस्कृति का केंद्र कहा गया है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां और इनके विशिष्ट मृद भांडों के बारे में जान लेते हैं लास्ट में। तो कायथा संस्कृति, यहाँ पर लाल लेप पर चॉकलेटी चित्रण मिला है। आहार संस्कृति से काले लाल रंग पर सफ़ेद डिजाइन। मालवा संस्कृति में मोटे सतही स्लेब पर लाल या काले डिजाइन। सबसे अच्छे मृद भांड मालवा संस्कृति के माने जाते हैं। प्रभास और रंगपुर संस्कृति, यहाँ से चमकीले लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं और जोरवे संस्कृति से लाल काले मृद भांडों की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य और विशेषताओं, स्थलों के बारे में तथा आप जान लीजिए प्रागैतिहासिक चित्रकला और जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में जाना। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।